हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डिस्क्लेमर हमेशा की तरह याद रखें, कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं मिलने वाला आपको। कोई भी बाय सेल या होल्ड आपको करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो चलिए इस वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। इस वीडियो में भी हम Q3 के नंबर्स के लिए रिलेटेड एक कंपनी को स्टडी करने जा रहे हैं एंड कंपनी का नाम है यूनो मिंटा लिमिटेड। एंड कंपनी के आज ही के दिन नंबर्स आए एंड नंबर्स जो है ड्यूरिंग द मार्केट ही आए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, और ऊपर से ग्रीन, हालांकि बहुत बड़ी कोई तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन एटलीस्ट ग्रीन में बंद हुआ है कैसे भी करके, और बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं आई है। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, ओके ओके परफॉर्मेंस रहा होगा इस कंपनी का। लेकिन फिर भी एक बार डीप डाउन चेक करेंगे कि किस प्रकार के नंबर्स रहे। 6 महीने की बात करें 5-6% की तेजी है। 1 साल की बात करें तो 48% के रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। 5 साल की बात करें तो 440% के रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखें तो बहुत ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न है इस कंपनी का, बहुत ही ज्यादा शानदार चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो नंबर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ओपन करके रखे हैं, ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर्स आए थे। ये देखिए 12:25 12:16 तो ड्यूरिंग द मार्केट आए थे। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी तेजी भी नहीं हुई है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है। तो ओके ओके ही परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी का रहना चाहिए। तो ओपन कर लिया हमने नंबर्स। एंड सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कंपनी ने जो है 0.75 यानी कि 0.75 यानी कि जीरो पे 75 पैसे का डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को अनाउंस कर दिया। और ये इंटरिम डिविडेंड है, तो यानी कि कोई अप्रूवल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। एंड रिकॉर्ड डेट जो है कंपनी ने 12 फरवरी फिक्स कर दी है, यानी कि रिकॉर्ड डेट से पहले एक्स डेट होती है या फिर सेम डेट पे भी कभी भी आ जाता है। तो इससे पहले अगर आप इस शेयर को खरीदेंगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको हम याद दिला दूं कि कभी भी हमें किसी भी कंपनी में बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, इन सब चीजों को देख के हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा है तो आपको लॉन्ग रन में ये चीजें ऑटोमेटिकली कंपनी देती ही रहती है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी होगी, प्रॉफिट्स अच्छा कमाएगी, तो आपको ये चीजें, साइड डिशेज तो आपको मिलते ही रहेंगे। लेकिन इसको देख के आप डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत चीज होती है। तो चलिए नंबर्स को हम ओपन कर लेते हैं। ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, हमें चाहिए कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो ओपन कर लेते हैं हम कंसोलिडेटेड। तो ये है कंसोलिडेटेड नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो इनकम की बात कर लेते हैं। इस बार की 4192, 3 महीने पहले थी 4246, 1 साल पहले थी 3530। तो क्लियर कर, इनकम ईयरली अच्छी है, क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस जरूर है। उसके बाद खर्चों की बात कर लेते हैं। 3931, 3959, 3304। तो ईयरली हो, ईयरली एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली यहाँ पे फ्लैट है। प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ, वही बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट, जो कि प्योर प्रॉफिट की बात करते हैं, वो है इस बार का 260 करोड़। 3 महीने पहले था 287 करोड़ एंड 1 साल पहले था 226 करोड़। तो ईयरली बढ़ा है, क्वार्टरली यहाँ पे डाउन है। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आपको टीवी, न्यूज चैनल, वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा, वो है इस बार का 254 करोड़। 3 महीने पहले था 266 करोड़ एंड 1 साल पहले था 205 करोड़। तो ईयरली अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ पे बिजनेस किया। क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ा सा डाउन जरूर है, लेकिन ओके ओके परफॉर्मेंस में कहूंगा। कोई बहुत ज्यादा शानदार नंबर नहीं है और बहुत ज्यादा खराब नंबर भी नहीं है। हालांकि क्वार्टरली यहाँ पे डाउन है। एंड कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 52,000 करोड़ की कंपनी। तो वही वाली बात जो जो इससे पहले वाले वीडियो में, जो मदरसन सुमी का मैंने आज ही के दिन बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को भी आप जाकर जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। तो वही वाली बात कि छोटी कंपनी है तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ी अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन हाँ उस हिसाब से क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को डाउन परफॉर्मेंस लग रहा है। पर हाँ, एक बात याद है आपको, कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें तो आपको कंपनी के 4-5 साल के नंबर्स का एवरेज नंबर देखना होता है। तो उस हिसाब से कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि क्वार्टरली कभी कभी होता है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि मदरसन सुमी वायरिंग के वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें ईयर ऑन ईयर तो जंप हुई है,
वॉल्यूम में, यानी कि गाड़ियां जो बिक रही हैं वो ईयर ऑन ईयर तो जंप हुई है, लेकिन क्वार्टरली वहां पे वॉल्यूम्स डाउन हुई, यानी कि पिछले 3 महीनों में गाड़ियां उस पेस से नहीं बिक रही हैं। ठीक है, तो वहां पे डी ग्रोथ हुई है, तो जिस वजह से, और ये कंपनी ऑटो एंसिलरी में आती है, तो अगर गाड़ियां ही नहीं बिकेंगी तो ऑब्वियस सी बात है इनका भी बिजनेस कम ही होगा। तो वही चीज मुझे लग रहा है यहाँ पे भी सेम इफेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ईपीएस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिक ईपीएस की बात करें 4.05, 3 महीने पहले था 4.27, एक साल पहले था 3.38, तो कुल मिला के ईयरली जंप है, क्वार्टरली ईपीएस डाउन है। तो वही सेम चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के ओके ओके नंबर से, तो थोड़ी बहुत डिटेल में चीजें और भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये चीज आपको पढ़नी भी चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आपको जाएंगे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आपको ये चीजें इजिली मिल जाएंगी। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री हाइलाइट्स की बात करें, ऑटो इंडस्ट्री ग्रोथ लेड बाय टू व्हीलर, ग्रोथ इन टू व्हीलर मार्केट विद गुड रूरल डिमांड। तो रूरल डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, कंपनी बता रही है। रजिस्टरिंग 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्यूरिंग द क्वार्टर। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ग्रोज बाय 3% वाइल कमर्शियल व्हीकल डिक्लाइन बाय 2%। तो यहाँ पे वो ये चीजें बता रहे हैं। ठीक है, ईवी की बात कर लेते हैं। टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन शोज रोबस्ट ग्रोथ। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन फॉर द क्वार्टर इंक्रीज बाय 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में तो कंपनी को क्वार्टरली हो या ईयरली हो, काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बजट बूस्ट फॉर द ईवी, एग्जाम्पशन ऑफ custom duties on 35 capital goods for EV battery manufacturing, formation of national manufacturing mission with focus on clean tech manufacturing to improve ecosystem for EV batteries, जो कि उन्होंने बजट में अनाउंस किया, वही कंपनी ने बताया। यूरोपियन auto industry continue to face headwinds. The European auto industry continues to face headwinds with cheaper imports, high production cost in region, slow transition to EV etc. तो कुछ दिक्कतें यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी जारी हैं। की ऑपरेशनल हाइलाइट्स फॉर Q3, 4 व्हीकल लाइटनिंग प्लांट एट खेत कमीशन। ठीक है, उन्होंने एक्सपेंशन की बातें यहाँ पे करी हुई है। ये सब चीजें भी आपको पढ़नी चाहिए, इनसे आपको एक अंदाजा मिलता है कि कंपनी आने वाले टाइम पे किस प्रकार की स्थिति, किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर सकती है। रेवेन्यू जो है ईयरली बेसिस पे 19% से बढ़ा है। एबिटा की बात करें यहाँ पे 20% से बढ़ा है। यहाँ पे पीबीटी की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी उन्होंने बताया है। ठीक है, पैट की बात करें वो 21% बढ़ा है ईयर ऑन। देखिए आप ज्यादातर देखते होंगे कंपनी जो है ना ईयर ऑन ईयर की ही ज्यादा चीजें आपको बताती है, क्योंकि देखिए 2-3 महीने में कुछ भी होता जाता नहीं है। अगर 2-3 महीने में एकदम से बहुत बड़ी जंप आ भी गई तो वो अगले 2-3 महीने में उस प्रकार की जंप नहीं ला पाएंगे। तो ओवरऑल आपको हमेशा ईयर ऑन ईयर नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए, और वो भी 3-4 साल के एक एवरेज देखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि लगातार कंपनी अच्छी कर रही है ईयर ऑन ईयर और एकदम से थोड़ा सा डिक्लाइन, अगर आप बोलेंगे यार ये स्टॉक तो बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए बिजनेस का साइकिल होता है, कभी 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 2-4 साल कंपनी के लिए अच्छे होंगे तो 1-1.5-2 साल ऐसा भी होगा जो बेकार होगा। इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो 4-5 साल का एवरेज नंबर देखते हैं। वो हर साल के नंबर्स तो उनको उम्मीद होती है, लेकिन अगर किसी साल में या 1-1.5-2 साल कंपनी ने खराब कर दिया तो वो डायरेक्ट उस स्टॉक से निकल नहीं जाते हैं। वो ये देखते हैं कि कि अगर डाउन जो हुआ है तो क्या सिर्फ उसी कंपनी का डाउन हुआ है या उसके कॉम्पिटिटर्स का भी डाउन हुआ है, और वो इंटरनल रीजन की वजह से डाउन हुआ है या एक्सटर्नल रीजन की वजह से। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम होते हैं। इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं हमेशा 4-5-6 साल के ईयर ऑन ईयर नंबर्स का एक एवरेज परफॉर्मेंस देखते हैं कि वहां पे कंपनी कैसा कर रही है। उनको हर 2-3 महीने के नंबर से बहुत ज्यादा इफेक्ट उनके डिसीजन में नहीं आता है। ठीक है, मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे थोड़े एबिटा और पैट की बात कर रहे हैं तो हल्का हल्का सा ही ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें 10.78 से बढ़ के 10.92, पैट की बात करें 4.58 से बढ़ के 5.11 हो गए, तो अच्छी चीज है। ठीक है, तो वहां पे डिविजन भी आपको बता रहे हैं Q3 में कैसा हाल था, Q3 25 में और 24 के में। तो ये भी आपको चीजें पढ़नी चाहिए, किस किस बिजनेस में है, स्विचेस में है कंपनी, लाइटनिंग में है, कास्टिंग में है, सिटिंग में है, एकॉस्टिक्स यानी कि हॉर्न में है, अदर्स भी इनके हैं। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें, काफी वेल डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस मॉडल है। उसके बाद सीधे जंप कर लेते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री। यहाँ पे हाइलाइट्स के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। 19% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, एबिटा में 20% की। ठीक है, तो
अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी जो है हासिल करने में कामयाब हुई है। पैट की बात करें वो भी 21% की ग्रोथ है, तो डबल डिजिट ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन क्वार्टरली आपको यहाँ पे देखिए ईयरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में तो हर जगह बढ़ोतरी हुई है और अच्छे खासे नंबर है। मार्जिन भी देखिए 15 बेसिस पॉइंट, पैट 21%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली नंबर्स पे जाएंगे तो हर जगह नेगेटिविटी यहाँ पे छाई हुई है। तो वही वाली बात है आपको। और 9 मंथ का डेटा देखेंगे तो 9 मंथ के डेटा में यहाँ पे मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर आया है, ठीक है, हल्का फुल्का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा 4 5 6 साल का एक एवरेज नंबर्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन हर क्वार्टर में उम्मीद उनको कम होती है। और अगर आ भी जाए डाउन तो वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से हुआ, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर निर्मल के मिंडा, CMD, यूनो मिंडा ग्रुप सेज Indian automotive industry is on a path of rapid revolution driven by innovation, sustainability, and favorable economic environment. We saw the glimpse of this evolution at the recently concluded Auto Expo component show, ठीक है, where Uno Minda showcased splendid display of product aligned with pace इमेजिन ट्रेंड। वी कंटिन्यू टू वर्क ऑन ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है, वही बात करें कि नई नई टेक्नोलॉजी से और अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। CFO क्या बोलते हैं, वी कंटिन्यू अवर आउट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द Q3 FY25 with growth of 19% in consolidated revenue and 21% growth in PAT. Our strategic focus on innovation, diversification, operation efficiency continues to drive our upward trajectories, solidifying our position as a market leader in automotive component sector. These initiatives position us for sustainable revenue growth and most importantly the creation of long term value for our stakeholder। देखिए वो इनकी भी बातों में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म वैल्यू, देखिए लॉन्ग टर्म में अपने स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, शेयर होल्डर, उनके ऊपर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में उनको भी पता है कि एकदम से उनके अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी कि वो उन्होंने भाई कई सालों का माल सस्ते में खरीद के रखा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। 60,000 करोड़ की कंपनी है, 63 का पी है, तो स्टॉक महंगा यहाँ पे जरूर है, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर रही है तो अच्छी बात है। ROC देखिए जो कंपनी अच्छी है, अच्छे तेजी से ग्रोथ कर रही है, वो हमेशा आपको महंगा ही मिलेगा, वो उसकी वैल्यूएशन आपको हमेशा रिच मिलेंगी। तो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करने के लिए आपको बहुत अच्छे से उनको स्टडी करना पड़ेगा, और जैसे ही उनकी वैल्यूएशन कम हो, जब भी आपको कंफर्ट लगे कि हाँ भाई अब वैल्यूएशन काफी अच्छी या अट्रैक्टिव हो गई, तब आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब इतनी महंगी वैल्यूएशन पे बाय करेंगे और मार्केट में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो ये स्टॉक क्रैक भी उतनी ही जल्दी होते हैं। लेकिन हाँ, नंबर ईयर अगर ईयरली देखा जाए तो सपोर्टिंग नंबर जरूर है। क्वार्टरली नंबर थोड़ा बहुत डाउनफॉल जरूर है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ इसी कंपनी के नहीं है। अगर इससे रिलेटेड और भी कंपनियों के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वहां पे भी आपको डाउन परफॉर्मेंस ही दिखने वाला है। हालांकि अभी ऑटो एंसिलरी के कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर नहीं आए, आई थिंक यूनो मिंडा के ही अभी तक आए हैं। ठीक है, तो और भी कंपनीज के नंबर्स देख के आपको एक अंदाजा मिलेगा कि एंसिलरी स्टॉक्स किस तरह का प्रॉफिट जनरेट करने में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी आपको एक अंदाजा मिलेगा। पैग रेशियो की बात करें 2.55 है, इंडस्ट्री प्राइस टू बुक 3.20 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 111 की है। ठीक है, और पिछले 4-5 साल का पी रेशियो देखें तो आप एक बात कह सकते हैं कि एक टाइम ठीक ठाक ही पी है इसका। एक टाइम पे हालांकि डाउन आया था बीच में 2023 में 44 के पीई पे भी ये आया था। ठीक है, लेकिन हालांकि अब तो महंगा जरूर है, 63 के पीई पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें कॉम्पिटिटर भी देख सकते हैं, संवर्धना, मदरसन, बोश की बात करें, यूनो मिंडा फिर तीसरे नंबर में, सोना कॉमस्टार, एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है, इंडोरेंस टेक, तो काफी बड़ी बड़ी कंपनी है इसके। और बोश देखिए कितना महंगा स्टॉक है, पैग रेशियो के हिसाब से 14 का है, पी रेशियो लेकिन 41 का है, संवर्धना का तो सिर्फ 25 का है। यूनो मिंडा यहाँ पे देखिए पी के हिसाब से बहुत महंगी कंपनी है यहाँ पे, लेकिन कंपनी ने उस तरह से डिलीवर करके भी यहाँ पे जरूर हम लोगों को दिखाया है। पिछले 4-5 साल के नंबर भी देखें तो 188, 248, 413, 700, 925, 1000 थे। तो कहाँ आपको नंबर में दिक्कत दिख रही है? मुझे तो कहीं भी दिक्कत नहीं दिख रही है। ओपीएम देखें, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वो भी एकदम स्टेबल है, 11% के मार्जिन, स्टेबल मार्जिन है, एंड लगातार कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करते ही जा रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई गिरावट आती भी है तो आपको इसको स्टडी करके अच्छे से, तो नंबर्स के हिसाब से तो अगर मैं होता तो
बिल्कुल ऐड करता, लेकिन अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप बाय सेल या होल्ड मैंने अगर बोल दिया तो कर ले, आपको खुद से स्टडी करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप नंबर्स देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कंपनी का पिछले 4 5 6 साल से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर कहीं पे भी नंबर्स पर डिप आया ही नहीं है। 188, 248, 413, 700, 925, 1033। तो क्या दिक्कत है इस कंपनी में? बस हाँ, एक ही दिक्कत हो सकती है कि वैल्यूएशन रिच है। अगर कुछ भी जरा सा भी ऊंच नीचे इस कंपनी में हुई, ठीक है, जरा सी भी अगर ग्रोथ वो 20% से उनकी घट के 14 15 पे आई, तो मार्केट उसको पनिश करेगा। ठीक है, सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 10 साल की 23%, 5 साल की 19%, प्रॉफिट ग्रोथ 68, 25, स्टॉक प्राइस देखे 49, 40%। तो कितने हैवी नंबर्स हैं। तो जब यहाँ पे दिक्कत आएगी, सेल्स ग्रोथ 19 की जगह और 3 साल का देखिए 30% का है सेल्स ग्रोथ, अगर ये 30 की जगह 15 आ गया या 18 आ गया, तो ऑब्वियसली वैसे स्टॉक पनिश होगा। लेकिन हाँ, उसके बाद आपको ये देखना है कि का कंपनी जो है कम बैक कर रही है। इसीलिए तो हम एवरेज नंबर्स देखते हैं ईयरली, हमें हमेशा ग्रोथ ही नहीं देखनी। अब यहाँ से मान लीजिए 1033 से थोड़ा सा नीचे आके 900 पे आगे, तो आप इसको डायरेक्ट बेच देंगे क्या? नहीं, आपको ये जानना होगा कि क्या इसी कंपनी के साथ वो दिक्कत आई, और अगर सिर्फ इसी के साथ आई तो क्या इन्होंने कोई एक्सपांशन किया या कुछ ऐसी चीज करी जो इनके लॉन्ग टर्म के विजन से अगेंस्ट है, तब आपको उसमें कॉल लेनी पड़ेगी कि हमें बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, 68% या 69 ही कह लीजिए, 69% प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 9% है, पब्लिक के पास 15 15.5% की हिस्सेदारी, पब्लिक ओनली 6%। ऊपर से देखिए, पब्लिक के पास जो माल था वो भी उन्होंने यहाँ पे बेचा ही है, यानी कि कमजोर हाथों से। पब्लिक शेयर होल्डिंग को जो है वीकेस्ट हैंड्स बोला जाता है, उसमें उनसे भी शेयर्स को जो है यहाँ पे छीना गया है, और छीन के जो है शेयर्स जो है वहां पे डीआईज ने वहां पे खरीदे हैं। उसके बाद एफआईज ने भी थोड़ी सी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाई ही है। तो चलिए, इस पूरी वीडियो का हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे कवर कर लिए। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूला। एंड अगेन याद दिला दूं, मैंने वीडियो में बोला था कि मैं होता तो मैं बाय कर लेता, थोड़ा बहुत करेक्शन वरेक्शन। तो ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इस वीडियो को सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पस के तौर पे देखिए, एंड कोई भी बाय सेल या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें, जरूर 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 कंसल्ट कर लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए